Hello everyone, welcome to part 5 of PGT Commerce ASTET एग्जाम पेपर 2023 जिसमें हम 80 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द जीके पार्ट। जीके पार्ट में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 81 इज हिस्टोरिकल विलेज शुग इज लोकेटेड इन। तो जो हिस्टोरिकल विलेज है शुग वो कहाँ पर लोकेटेड है? अंबाला डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में या पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में? तो जो शुग है वो हमारा लोकेटेड है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, विच हरियाणवी कॉन्कर्ड माउंट एल्ब्रस इन अगस्त 2023? कौन सी हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रस को फतेह किया? तो संदीप बिश्नोई, रोहताश बिश्नोई, अजय खीचड़ और मोहित। तो ये बात किसने कही थी? ये किसने किया था? रोहताश बिश्नोई। आंसर नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 इज हु अमोंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ हरियाणा वॉज आईसीएस ऑफिसर? हमारे हरियाणा का आईसीएस ऑफिसर इनमें से कौन सा है? श्री धर्मवीर, श्री मुजफ्फर हुसैन बोर्ने, श्री हरि आनंद बराड़ी, श्री सुरजीत सिंह संधावालिया। सो 83 का आंसर है आंसर नंबर 1, श्री धर्मावीर। श्री धर्मावीर जो है वो आईसीएस ऑफिसर है हरियाणा की गवर्नर। द एविडेंस ऑफ स्तूपा ऑफ मौर्य पीरियड इज फाउंड एट। जो मौर्य पीरियड में जो स्तूपा थे उसके एविडेंस कहाँ पर फाउंड हुए हैं? तो टोपरा में, भिवानी में, थानेसर में या रोहतक में? सो 84 का आंसर है, जिसके आंसर दो दो हमारे कंसिडर किए जा रहे हैं, थोपरा में भी और हमारा थानेसर में भी। सो इसका आंसर है आंसर नंबर 1 और 3 दोनों ही करेक्ट है। नाउ गीता जयंती समारोह इज सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ। जो गीता जयंती समारोह है वो कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? कार्तिक में, मार्गशीर्ष में, अश्विन में या श्रावण में? सो 85 का आंसर है आंसर नंबर 2, मार्गशीर्ष मंथ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 इज हु इज द चीफ कमिश्नर ऑफ हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन? जो हरियाणा के चीफ कमिश्नर हैं वो हमारे कौन से हैं? सो श्री टीसी गुप्ता, श्री विजय वर्धन, श्री राजेश कुलर, श्री विकास गुप्ता। सो 86 का आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, श्री टीसी गुप्ता। Now, question number 87. Read the following statement about साधु निश्चल दास। साधु निश्चल दास के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है। सो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ही वॉज अ दादूज डिसिप्लिन। क्या वो दादू के शिष्य थे? एंड ही कंपाइल्ड अ बुक ऑफ विचार सागर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। क्या उन्होंने विचार सागर नाम की बुक को कंपाइल किया था और जिसमें बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में बात की गई थी? तो इसका आंसर है 87 का आंसर नंबर 2 कि ऑप्शन जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है इन हरियाणा वेयर इज चिनकारा ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड। तो जो चिनकारा ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? पिंजौर में, पानीपत में, झज्जर में या भिवानी में? सो 88 का आंसर है आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 भिवानी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 जो कि डिस्प्यूट क्वेश्चन है, व्हेन द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड लिमिटेड वाज स्टैब्लिश्ड। तो जो हरियाणा का एग्रीकल्चर रूरल बोर्ड है वो हमारा कब स्टैब्लिश किया गया था? तो इसका हमें कोई भी आंसर अभी तक नहीं मिला है बोर्ड के द्वारा। नाउ आंसर क्वेश्चन नंबर 90, वेयर इज हरियाणा एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड? तो हरियाणा में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो सोनीपत में, पानीपत में, अंबाला में या कुरुक्षेत्र में? सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, सोनीपत में। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 जो कि कॉमर्स सेक्शन का है। सो कॉमर्स का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 91 है। कंडीशन इन विच इंफॉर्मेशन इनफ्लो एक्सीड्स एन इंडिविजुअल प्रोसेसिंग कैपेसिटी। तो वो कौन सी हमारी कंडीशन होती है जिसमें इंडिविजुअल की एक्सेसिंग यानी किसी की भी जितने वो इंफॉर्मेशन चाहता है उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास फ्लो हो रही है,
तो उसे क्या कहेंगे? मतलब हमें जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन होगा। इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है हमारा जब हमारी जैसे दोस्ती हो जाती है किसी ऑफ़िस में या फिर किसी उसमें तो हम नॉर्मली बात करने लगते हैं, इसमें कोई चैनल नहीं होता। तो इन्फॉर्मल तो नहीं होगा। क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा? नहीं, ये तो बॉस और एम्प्लॉइज़ के बीच में होता है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो होती है, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उतनी ही मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है एक्सीड इन्फॉर्मेशन, एक्सीड मतलब ज़्यादा मिल रही है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4 इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। ओवरलोड मीन्स इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है, यानी जितनी मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा कैपेसिटी में इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच द प्रोडक्ट सेल्स स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कौन-सा पार्ट है जिस टाइम पे जो सेल होती है ना वो बहुत जल्दी-जल्दी जो है हमारी क्लाइंब करने लगती है। तो आप लोग को पता ही होगा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो हमारा 5 स्टेजेस से होके गुज़रता है। जो 4 है वो मेन स्टेजेस है। सबसे पहले तो हम हमारा होता है इंट्रोडक्शन स्टेज जिसमें हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आता ही है। फिर धीरे-धीरे प्रोडक्ट जो है वो ग्रो होने लगता है, तो सेकंड स्टेज है ग्रो वाली स्टेज जिसमें हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी सेल ग्रो होने लगती है, वो बहुत लोगों तक उसकी माँग या पहुँच हो जाती है। ला नेक्स्ट वन है हमारा मैच्योरिटी, मैच्योरिटी स्टेज क्या होती है जिस टाइम हमारे प्रोडक्ट की ग्रोथ और सेल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम लेवल। और लास्ट वन होता है हमारा सैचुरेशन स्टेज जिसमें हमारी जो प्रोडक्ट की सेल है वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है और जो हमारे प्रोडक्ट का ग्रोथ है वो भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें बताया है वो लाइफ साइकिल जिसमें प्रोडक्ट की सेल जो है वो बहुत जल्दी क्लाइंब होने लग जाती है, यानी सेल बढ़ रही है। तो हमने क्या बताया सेल किस टाइम पर बढ़ती है जब हमारा ग्रोथ स्टेज होता है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 2 ग्रोथ स्टेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 is which of the following is not the ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इसमें से कौन-सा नहीं है? तो जॉब रोटेशन ऑफ द जॉब है या फिर क्लासरूम लेक्चर या सिमुलेशंस या वेस्टिबुल ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब का मतलब जो जॉब में नहीं हो रहा है, यानी जॉब के अंदर नहीं हो रहा है। तो अब देखो क्लासरूम लेक्चर है तो क्लासरूम के जॉब के अंदर होगा? नहीं, क्लासरूम तो एक अलग से होता है ना, वो जॉब का पार्ट होता ही नहीं है। तो इसीलिए ये ऑफ द जॉब नहीं होगा। जॉब रोटेशन में क्या होगा हमारा? ऑफ द जॉब नहीं होगा तो ऑन द जॉब होगा। तो हमें बताना है कि इसमें से ऑफ द जॉब कौन-सा नहीं है, यानी ऑन द जॉब कौन-सा है? ऑन द जॉब मतलब जो जॉब में रहते हुए लोग कर रहे हैं। तो ऑन द जॉब हमारा क्या होगा? जॉब रोटेशन क्योंकि जॉब में रहते हुए जॉब रोटेट हो रही है हमारी। यानी कभी हम कोई वर्क कर रहे हैं, कभी कोई वर्क कर रहे हैं। क्लासरूम रोटेशन क्या होगा? ऑफ द जॉब होगा क्योंकि कहीं और जॉब से अलग कर रहे हैं। सिमुलेशंस कोई और जो है हमें लेक्चर दे रहा है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी हमारा एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जिसमें हमें उसी तरीके की जॉब का पूरा एनवायरनमेंट मिलता है, लेकिन वो भी जॉब में हमारा नहीं होता। तो हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो नहीं है, यानी जो ऑन द जॉब है, वो है जॉब रोटेशन। नाउ, क्वेश्चन नंबर 94 इज़ टू मेक अदर बिहेव इन द वे इन व्हिच दे वुड नॉट हैव बिहेव अदरवाइज़। किसी इंसान को उस तरीके से बिहेव करना, जैसे वो बिहेव नॉर्मली नहीं करता, उसे क्या कहा जाएगा? मतलब उस तरीके से बिहेव करना, जिस तरीके से वो बिहेव नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होगा क्या नीड ऑफ एफिलिएशन होता है, नीड ऑफ अचीवमेंट होता है, नीड ऑफ पावर होता है या नीड ऑफ एसोसिएशन होता है। सो लोग जो हैं वो किस वजह से बिहेव अलग तरीके से करते हैं। तो क्या होता है नीड ऑफ एफिलिएशन में क्या होता है हम किसी के अंडर आ गए। नीड ऑफ अचीवमेंट में तो हम अलग मतलब क्या होगा हमने कुछ अच्छा किया है तो हमें कुछ अचीव हो रहा है। तो और जो नीड ऑफ एसोसिएशन होता है वो भी नहीं होगा तो इसका आंसर होगा नीड ऑफ पावर। नीड ऑफ पावर में क्या होता है जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं उस तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से हमने बिहेव नहीं किया होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 95 है द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द बिज़नेस एनवायरनमेंट। बिज़नेस एनवायरनमेंट का वो प्रोसेस जिसमें हम मॉनिटर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं पूरे नेचर को और डायरेक्शन को कि बिज़नेस किस तरीके से चेंज हो रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एनवायरनमेंटल एनालिसिस कहते हैं या एनवायरनमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं और इवैल्यूएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसे हम एनवायरनमेंटल एनालाइज़ भी कहेंगे, एनवायरनमेंटल स्कैनिंग भी। तो इसीलिए इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। एनालाइज़ मतलब हम मॉनिटर कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। स्कैनिंग मतलब हम देख रहे हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 96 में क्या है हमारा? फॉर क्रिएटिंग अ कंपनी वी यूज़। अगर हमें
कोई कंपनी क्रिएट करनी होती है, तो हम कौन-सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? ये हमारा थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर 2 ऑल्ट F3। ऑल्ट F3 हम जो है प्रेस करके हम किसी भी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। Now, question number 97. Question number 97 है the idea that consumer will not buy enough of firm's product unless it undertake the large scale of selling and promotion effort. तो वो क्या आइडिया है कस्टमर का? हमारे को पता है कि जो हमारे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसमें हमारे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रमोशन कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ये कुछ मार्केटिंग मिक्स के हमारे कॉन्सेप्ट हैं। अब हमें वो ये बताना है वो कौन-सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें लार्ज स्केलिंग पे ज़ोर दिया जाता है और लार्ज लेवल ऑफ प्रमोशन पे ज़ोर दिया जाता है। तो बेसिकली ये नाम से ही थोड़ा-थोड़ा हमारा पता चल रहा है कि अगर हम लार्ज लेवल पे सेलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात होगी, क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वालिटी पे फ़ोकस किया जाता है। प्रमोशन कॉन्सेप्ट पे सिर्फ़ हम एडवर्टाइज़िंग वगैरह को देखते हैं। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग सोसाइटी के वेलफेयर के लिए देखते हैं। लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं कि लार्ज सेलिंग और प्रमोशन, तो जिसमें सेलिंग कॉन्सेप्ट आता है का। नाउ क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 19 98 हमारा सॉल्यूशन वाला है, जिसमें बता रखा है एक्स वाई जेड जो है वो पार्टनर हैं, वो अपना प्रॉफिट जो है इक्वल रेशियो पर शेयर कर रहे हैं। और हमारा जो कैपिटल बैलेंसेस है 1 मार्च 2023 को हमारा 50,000 एक्स के पास, 40,000 वाई के पास और 30,000 जेड के पास। प्राइवेट असेस्ट हमारी कितनी है? 20,000 एक्स के पास, 2,000 वाई के पास और 5,000 जेड के पास। तो हमारी लायबिलिटी ऑफ फर्म क्या हुई? सो 98 का आप लोग खुद ही एक बार ट्राई करना सॉल्व करके, अगर नहीं हुआ तो यू कैन डीएम मैसेज मी और मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। सो 98 का हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 3। तो जो एक्स का हमारा लायबिलिटी शेयर लायबिलिटी बचेगी वो होगी 70,000, वाई की हमारी 42,000 और जेड की 35,000, जो कि हमें डायरेक्ट पता चल रहा है। क्या बता रखा है? कैपिटल कितनी है 50,000 एक्स की और प्राइवेट असेस्ट कितनी है हमारी 20,000। 50 और 20 कितना हो गया 70। ऑब्वियसली ऐसे ही वाई की हमारी कैपिटल कितनी हो गई 40,000 और जो हमारी वाई की प्राइवेट असेस्ट है वो 2,000 हो गई, तो हमारी 42,000 हो गई। ऐसे ही जेड की 30 प्लस 5,000 तो कितना होगा 35,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। एक्स और वाई जो है प्रॉफिट 7:3 में शेयर करते हैं और इन्होंने क्या किया जेड को एडमिट किया 3/7 शेयर में। और इन द न्यू फर्म विच ही टेक 2/7 फ्रॉम द एक्स, और उन्होंने एक्स से कितना लिया 2/7 और वाई से कितना शेयर लिया उनका 1/7। सो हमें बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। सो इसको भी एक बार ट्राई करके देखना। सो इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 29:11:30। नाउ क्वेश्चन नंबर 100 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें दो स्टेटमेंट दे रखी हैं जिसमें हमें बताना है कौन सा असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है या फिर दोनों ट्रू है। असर्शन हमारा क्या दे रखा है? if a shareholder fails to pay the amount of one and more calls of the share, the company may forfeit its share। अगर शेयर होल्डर जो है अपनी जो कॉल है एक या एक से ज्यादा बार पे नहीं कर पाता तो कंपनी उसके शेयर फॉरफिटेड कर लेगी। तो असर्शन क्या सही है? रीजन क्या दे रखा है? इवन आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द अमाउंट ड्यू टू हिम until the company receive the full amount on those share। क्या फॉरफीटर के बाद भी जो शेयर होल्डर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरी अमाउंट शेयर पे करे जब तक उसे पूरे कंपनी को पूरे शेयर की अमाउंट रिसीव नहीं हो जाती। तो क्या हमारा असर्शन और रीजन ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है आंसर नंबर 2। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और बी दोनों ट्रू हैं असर्शन और रीजन हमारे, लेकिन ये इनके जो रीजन दे रखा है असर्शन का वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 101 101, जिसमें करंट रेशियो दे रखा है 4:5 और क्विक रेशियो दे रखा है हमारा 5:7।
तो करंट लायबिलिटी अगर हमारी 3,50,000 दे रखी है तो इन्वेंट्री हमारी कितनी दे रखी होगी। सो हम लोग क्या करेंगे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो इन दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो पहले दोनों के रेशियो में करंट लायबिलिटी रख के हमें करंट असेट्स और क्विक असेट्स मिल जाएगी। जब हम करंट असेट्स और क्विक असेट्स निकाल लेंगे तो इन दोनों का जो माइनस होगा वो हमारा जो होगा इन्वेंट्री होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो या कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगी। इसमें है हमारा 101, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ 30,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, जिसमें बता रखा है 5,000 रिसीव फ्रॉम सब टैलेंट और फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट। तो हमने क्या किया, रेंट से 5,000 रुपीज हमें रिसीव हुए और हमने एंड एंटर करेक्टली इन द कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट। कैश बुक में करेक्टली इन्होंने एंट्री करी और इसमें क्या किया, रेंट अकाउंट की डेबिट साइड में उसे एंट्री की। सो इन द ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, तो द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, क्या डेबिट ज्यादा हो जाएगा क्रेडिट से। डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 5,000 बाय क्रेडिटर। डेबिट जो है वो हमारा 10,000 ज्यादा होगा या 5,000 ज्यादा होगा। एंड या फिर थर्ड ऑप्शन दे रखा है, सब्जेक्ट टू अदर एंट्रीज बीइंग करेक्ट द टोटल विल बी एग्री। और अदर एंट्री के साथ जो टोटल है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर 5,000 हमें रिसीव हुए हैं एज अ रेंट और हमने क्या किया, कैश बुक में उसे एंट्री कर दी, ठीक है, और डेबिट कर दिया रेंट अकाउंट को, तो हमारा इसका इसका जो हमारा इफेक्ट है वो हमारा कहाँ नजर आएगा, हमारा नजर आएगा द डेबिट टोटल ऑफ द ग्रेटर बाय द 10,000 देन द क्रेडिट। जो हमारा डेबिट है वो क्रेडिट से 10,000 ज्यादा शो होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, जिसमें बता रखा है ऑब्सोलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा किस किस वजह से हो सकता है, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से हो सकता है, या फिर या फिर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड की वजह से हो सकता है कि हमने प्रोडक्शन मेथड इम्प्रूव किया हो, या लीगल या अदर रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड जो है वो चेंज हो गई है उस वजह से हो सकता है। सो जो हमारा ऑब्सोलेंस है, यानी जो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स ऑब्सोलेंट होता है वो हमारा होता है टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से भी। ऑप्शन नंबर 103 टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से भी होता है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड की वजह से भी होता है, लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शंस की वजह से भी होता है, और मार्केट में डिमांड चेंज की वजह से भी होता है। सो इसका आंसर है ऑल ए बी सी एंड डी, जो कि चारों वजह से हमारे डेप्रिसिएशन ऑब्सोलेंस हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर है आंसर नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 104, मनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर वारंट इज शोड एज। जो हमारी मनी है शेयर वारंट के अगेंस्ट जो हमारी शो हुई रिसीव हुई है, सो हम उसे कैसे दिखा सकते हैं, शेयर होल्डर के फंड के रूप में, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के रूप में, या अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के रूप में, या अदर करंट लाइबिलिटीज के रूप में। तो जो मनी हमारी रिसीव हुई है एज अ शेयर वारंट, तो वो हमारा शेयर होल्डर्स फंड के रूप में शो होती है। तो किस में शो होगी, वो हमारी शेयर होल्डर्स फंड्स में। Now, question number 105 is provision for discount on debtors and appropriation of profit। जो provision of discount of debtors होता है वो appropriation of profit होता है, या फिर charge of revenue होता है, या फिर income होती है हमारे business की। तो provision क्या होता है, हम लोग अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट किसी लाइबिलिटी या फिर किसी भी चीज के लिए इन फ्यूचर हमें कोई रिस्क होने वाला होता है तो उसके लिए हम कुछ संभाल के रखते हैं। सो वो हमारा क्या होता है, हम किस चीज में उसे कंसीडर करते हैं, तो वो होता है हमारा अ चार्ज ऑन ऑन द रिवेन्यू। हमारे रिवेन्यू पर एक खर्चा होता है कि हम रिवेन्यू में से वो चीज अलग कर रहे हैं उतना प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 106 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेरिस्मेटिक लीडर। जो चेरिस्मेटिक लीडर होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, क्या विजन और आर्कुलेशन उनकी अच्छी होती है, या उसका पर्सनल रिस्क होता है, या फिर सेंसिटिव टुवर्ड्स द फॉलोअर्स की चिंता करते हैं, या फिर वो कन्वेंशनल बिहेवियर होता है, यानी जो पुरानी सोच रखने वाले लीडर्स होते हैं कि सब पे हमें हुकुम चलाना है या फिर किसी को बोलने नहीं देना है। सो कौन सी लीडर की फॉर्म क्वालिटी नहीं होगी, तो कन्वेंशनल बिहेवियर उस लीडर की क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि वो जो लीडर होगा चारिस्मेटिक लीडर वो पुराने जमाने की परंपराओं या पुराने जमाने की चीजों को फॉलो नहीं करेगा।
Now, question number 107, a small core organization that outsource major business function. एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे बड़े बिजनेस को आउटसोर्स कर रही है, सो उसे क्या कहेंगे? बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, लर्नर ऑर्गेनाइजेशन या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन? सो इसे हम कहेंगे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े बिजनेस को क्या कर रही है, आउटसोर्स कर रही है। ठीक है, तो वो उस दूसरे बड़े बिजनेस का काम कर रही है, जो कि पर्सनल लेवल पे नहीं, वर्चुअल लेवल पे, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से बिल्कुल ही अननोन है। ठीक है, तो वो हमारा एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसमें पर्सनल कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता या फिर बहुत लेस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 108 क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट क्रिएट ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कंबाइन फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रक्चर जो ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी बताता है और वो ये भी बताता है कि जिसमें प्रोडक्ट और फंक्शन को दोनों को कंबाइन किया जाता है, तो वो कौन सा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा? सो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा हमारा, हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर या फिर हमारा प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। सो हम हमें बताया ड्यूअल लाइन स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा क्या हो गया, फंक्शन और प्रोडक्शन, एक लाइन में फंक्शन और एक लाइन में प्रोडक्शन होता है। तो इसका आंसर होगा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा प्रोडक्शन और फंक्शन दोनों कंसीडर किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, 109 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा बैरियर नहीं है? क्या फिल्टरिंग है, सिलेक्टिव परसेप्शन, इंटरेस्ट लेवल या इमोशन? सो हमारा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा बैरियर नहीं है? तो इंटरेस्ट लेवल। इंटरेस्ट लेवल कभी भी किसी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं होता। Now, question number 110. What right does the consumer have against unfair trade practices and exploitation? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कंज्यूमर के पास कौन सा राइट है कि उसने हमारे साथ गलत किया है? सो हमारे पास वो है राइट टू सीक रिड्रेसल, कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम कोर्ट में जाके या फिर आगे उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। द ड्राइव टू बिकम व्हाट अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इज कॉल्ड। तो वो कौन सी चीज होती है जिसमें इंसान जो है वो जो करना चाहता है, कैपेबल है, तो वो उस तरीके की चीज को पाए या फिर उसकी कोशिश करे, तो वो कौन सी ड्राइव होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, सेल्फ एस्टीम की, सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ मोटिवेशन? तो उस ड्राइव को कहते हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें जो पर्सन है वो बन जाता है, वो जो बनने लायक होता है, बनने के सक्षम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जो गलत है? सो डिस्ट्रिक्ट फोरम शुड शैल कंसिस्ट ऑफ लेडी सोशल वर्कर। क्या डिस्ट्रिक्ट फोरम में हमारी एक लेडी सोशल वर्कर होना कंपलसरी है? State commission shall consist of person who is or has been a judge of high court। क्या स्टेट कमीशन के पास एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हाई कोर्ट का जज हो? नाउ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर। क्या डिस्ट्रिक्ट फोरम में 4 मेंबर्स होने चाहिए? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन who is or has been a judge of supreme court। क्या नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो स्टेटमेंट नंबर 3 कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे 4 मेंबर्स होने चाहिए, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, जिसमें है डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ। डेप्रिसिएशन क्या है? असेस्ट की वैल्यूएशन का तरीका, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, असेस्ट की कॉस्ट को एलोकेट करने का तरीका, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सो हमारा क्या है, और आंसर नंबर 2, जो कि डेप्रिसिएशन क्या है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। हम असेस्ट की कॉस्ट को अलग अलग टर्म में या पीरियड, अलग अलग चीजों में बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड या टाइम पीरियड, जिससे हमारे हम जो है उसे हर साल इतना इतना पोर्शन जो है उसे कम करते रहते हैं, जिसे हम डेप्रिसिएशन ही कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, dividend received by other than financial enterprise is shown in cash flow statement under। अगर हमें फाइनेंशियल एंटरप्राइज से अलग, यानी हमारी कंपनी फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है
और उस एंटरप्राइज से हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो हम किस हेड के अंदर शो करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में? सो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करेंगे, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में? फाइनेंसिंग में हमने पहले डिस्कस किया था कि जितने भी डिविडेंड पेड होते हैं, इंटरेस्ट पेड होते हैं, वो सब शो किए जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या शो किया जाता है? जब हमें फाइनेंशियल एंटरप्राइज से डिवीजन या इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हो रहा हो, डिविडेंड या इंटरेस्ट। तो अगर हमारी फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है, तो हम डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें मैचिंग करनी है, इसमें बताना है एएस हमें दे रखे हैं और हमें बताना है कौन से एएस में आते हैं। सो एएस 9 हमारा किसके अंडर आता है? एएस 9 जो है हमें ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर है आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 में हमारा क्या है? एएस 9 हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंडर आता है। एएस 10 जो है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर आता है। एएस 16 हमारा सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंडर और एएस 17 हमारा बोरोइंग कॉस्ट, जो कि ऑलरेडी नो सॉरी, एएस 16 हमारा बोरोइंग कॉस्ट और हाँ, और एएस 17 हमारा सेगमेंट रिपोर्टिंग, जो कि हमारे इस तरीके से अरेंज किए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 116 में बताया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? डेप्रिसिएशन इज अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर। क्या डेप्रिसिएशन एक अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर है? Stock of all stock at the end, if appears in the trial balance, is taken only in the balance sheet। अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो क्या वो सिर्फ बैलेंस शीट में शो होगा? नहीं। या फिर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन रिलेटिवली अनअफेक्टेड इन डिफाइंड पीरियड के जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमारी अनअफेक्टेड होती है एक पीरियड में डिफाइन करने के लिए। फिक्स्ड असेट्स आर स्टेट इन द बैलेंस शीट एट देयर मार्केट वैल्यू। जो क्या फिक्स्ड असेट जो है हमारी बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू पे हम शो करते हैं? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है? हमारी इनकरेक्ट है हमारी स्टेटमेंट नंबर 4 की जो फिक्स्ड असेट्स है वो हमारी मार्केट वैल्यू पर नहीं, इनफैक्ट बुक वैल्यू पर शो की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 117 जो कि दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रोप्राइटर हाउस मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। क्या जो रेंट पेड है, हम लैंडलॉर्ड को जो पे किया जा रहा है प्रोप्राइटर के हाउस के लिए, क्या वो हमारा रेंट अकाउंट में डेबिट होगा? ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन द रिपेयर ऑफ शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। क्या फर्नीचर अगर परचेज किया गया है तो वो क्या रिपेयर अकाउंट में डेबिट होगा? When error are detected after preparation of trial balance, suspense account is opened। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई एरर आता है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। If error is detected after trial balance, then all the error are rectified through suspense account। अगर एरर जो है हमारी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद हमें कोई शो हुई है, तो क्या उस एरर को रेक्टिफाई सस्पेंस अकाउंट से किया जाएगा? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल ट्रू है, जिसमें बता रखा है कि एरर जो है हमारी ट्रायल बैलेंस के बाद अगर हमारी शो होती है तो हम उसे सस्पेंस अकाउंट ओपन करके शो कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 118 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें भी हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज कैश बेसिस। क्या एक्रूअल कॉन्सेप्ट कैश बेसिस पे होता है? नहीं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो कैश और नॉन कैश दोनों बेसिस पे किया जाता है। बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। क्या बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है? नहीं, ये भी रियल अकाउंट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नाउ थर्ड इज लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट। क्या लेजर सेट ऑफ अकाउंट है? यस, क्योंकि लेजर के अंडर हमारे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, इसीलिए इसे सेट ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। तो जब थर्ड ही सही है तो फोर्थ चलो एक बार रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज कंसर्न इज अ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। क्या अकाउंटिंग मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन भी आती है? नहीं, अकाउंटिंग में ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ही आती हैं। Now, question number 119, contingent liability is shown a note below the balance sheet। क्या contingent liability हमारी बैलेंस शीट में लास्ट में एक नोट लिखा जाता है उसमें शो की जाती है? तो ये कौन सी हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी आती है, या कौन सा हमारा सॉरी जो प्रिंसिपल है वो शो किया जाता है? तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ ऑब्सोलेंस ऑफ लॉ, या कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें हमारा प्रिंसिपल होगा
कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मीन्स हमें सब चीजें शो करनी है। अगर वो बैलेंस शीट में नहीं शो कर रही तो हम नीचे नोट बना के उसे शो करेंगे। नाउ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 120। पार्टनरशिप अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई वर क्लोज्ड फॉर द करंट ईयर। एक पार्टनरशिप अकाउंट है जो करंट ईयर के लिए क्लोज कर दिया गया, और हमें पता चला कि जो इंटरेस्ट और ड्राइंग है वो चार्ज किया ही नहीं गया। सो उस एरर को हम किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे? उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लगाएंगे बनाएंगे, या नन ऑफ दीज। उस एरर को शो करने के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।